नमस्कार दोस्तों, जीआईजी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम को मैं इस प्रश्न के साथ शुरू करूंगा कि जीआईजी ट्रेनिंग क्या है और हम आज इस ट्रेनिंग से क्या सीखने वाले हैं। आज हम आपको बिजनेस प्लान देना सिखाएंगे। जीआईजी ट्रेनिंग वास्तव में एक बिजनेस प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग है। इस क्लास के बाद आप 1-to-1 बिजनेस प्लान देना सीख जाएंगे। दोस्तों, हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब आप अपने बिजनेस को फैलाने के लिए अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनको जीआईजी यानी कि बिजनेस प्लान कौन देता है? आपकी पीडी अपलाइन। आपकी पीडी अपलाइन आपको पीडी बनाने में पूरी मदद करती है। अब जब आप पीडी बन जाएंगे, आपके नीचे भी डाउनलाइन होगी, वो भी अपने गेस्ट लेके आएंगे। उन गेस्ट की जीआईजी कौन करेगा? उन गेस्ट को बिजनेस प्लान कौन देगा? निसंदेह तब तक आप पीडी बन चुके होंगे तो आपकी डाउनलाइन के गेस्ट की जीआईजी आप खुद करेंगे। इसलिए जरूरी है कि जब तक आप सीडी से पीडी का प्रमोशन लें, जिसमें कि लगभग 1 महीने का वक्त लगता है, तब तक आप पैरेलल में जीआईजी ट्रेनिंग करें और अपने पीडी बनने तक आप इस काबिल हो जाएं कि आप अपनी डाउनलाइन के गेस्ट की जीआईजी कर पाएं, यानी कि अपने डाउनलाइन के गेस्ट को बिजनेस प्लान दे पाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, गेस्ट की संख्या बढ़ती जाएगी और उनको बिजनेस प्लान देने वालों की संख्या घटती जाएगी और आप एक बड़ा बिजनेस स्थापित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इस परंपरा को कभी तोड़ने का प्रयास ना करें। वैसे भी हमारा मूल मंत्र है कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जो आप करेंगे वही आपकी डाउनलाइन भी करेगी। तो ऐसा करके आप अपनी डाउनलाइन के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करते हैं। तो ये प्रण कर लीजिए कि जैसे ही आप सीडी बनते हैं उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा जीआईजी ट्रेनिंग अटेंड करें, ताकि पीडी बनने तक आप एक सक्षम लीडर बन चुके हों और बिजनेस प्लान देने के लिए बिल्कुल तैयार हों। मैं इस बात को आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए ठाकुर पीडी लेवल पर हैं और उनकी डाउनलाइन में उनके 4 बिजनेस पार्टनर हैं, जय, वीरू, राम और श्याम। अगर ये सभी 1 महीने में 20-20 गेस्ट लाते हैं, अगर ठाकुर 2 लोगों के जोड़े में बिजनेस प्लान देते हैं तो ठाकुर को कुल 40 बिजनेस प्लान 1 महीने में देने पड़ेंगे। जय, वीरू, राम और श्याम को अगले महीने 10 नए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ज्वाइन किया। अब ये 10 नए डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर अगले महीने अपने साथ 20-20 गेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो कुल 200 गेस्ट अगले महीने नए आएंगे। क्या ये ठाकुर के लिए मुमकिन है कि वो 1 महीने में 100 प्लान दे पाए? इसलिए जरूरी है कि जय, वीरू, राम और श्याम साथ साथ जीआईजी की ट्रेनिंग लें और जब उनकी डाउनलाइन गेस्ट लाने शुरू करें तो वो इस काबिल बन चुके हों कि वो उनको बिजनेस प्लान दे पाएं। तो मैंने आपको 2 प्रश्नों का जवाब दिया। पहला, जीआईजी ट्रेनिंग क्या है, और दूसरा, हमें जीआईजी ट्रेनिंग क्यों सीखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों सवालों का सही जवाब मिला होगा। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे संबंधित है। आप में से कुछ लोगों के मन में चल रहा होगा कि क्या मैं ये बिजनेस प्लान अपनी डाउनलाइन के गेस्ट को सफलतापूर्वक दे पाऊंगा? बिजनेस प्लान देने के लिए क्या मेरे में वो सब काबिलियत है? तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस प्लान देना सीख सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप कम पढ़े लिखे हैं या ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति या समाज के किसी भी वर्ग से हो, आप प्लान देना सीख सकते हैं। और ये हमारे बिजनेस की खूबी है। हमारा बिजनेस सबके लिए है। मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं पहली बार आया था और जब मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहा था तो मेरे मन में यही दुविधा चल रही थी, क्योंकि मैं स्वभाव से बड़ा शर्मीला व्यक्ति था। मैं अकेले में अपने दोस्तों के आगे अपनी दिल की बात नहीं रख पाता था। तो अजनबियों को बिजनेस प्लान देना मुझे दूर की कौड़ी लग रही थी और मैंने अपने मन की बात अपनी अपलाइन से भी कही। मैंने उनसे कहा कि मैं ये ट्रेनिंग जरूर ले रहा हूं, पर मुझे नहीं लगता कि मैं
गेस्ट को बिजनेस प्लान दे पाऊंगा? तो मेरी अपलाइन ने समझाया कि ये तुम्हारे मन की बात नहीं है, ये लगभग यहाँ आने वाले हर व्यक्ति के मन की बात है, लेकिन तुम्हें कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। बस तुम आंख मीच कर कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करते जाओ और जैसा कहा जाए वैसा करो। हम सब कोई ऊपर से बिजनेस प्लान देना सीख कर नहीं आए हैं, हमने सब यही सीखा है, और तुम देखना तुम भी बहुत अच्छा बिजनेस प्लान दे पाओगे। और दोस्तों, मेरे अपलाइन की बात सच हुई। बिजनेस प्लान देना तो छोड़िए, आज मैं जीआईजी ट्रेनर बनकर आपके सामने बात कर रहा हूं। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं लोगों को स्टेज पर खड़े होकर इस तरह से ट्रेनिंग दूंगा। ये हमारी कंपनी के ट्रेनिंग सिस्टम का ही कमाल है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और यकीन मानिए, अगर आप ब्लाइंडली कंपनी के सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप भी यहाँ खड़े होंगे और मेरी ही तरह पूरे आत्मविश्वास से बात करेंगे। यहाँ लोगों का जीवन बदल जाता है। तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिला कि जीआईजी बिजनेस प्लान देने के लिए आप में कोई विशेष खूबी नहीं होनी चाहिए, बस दो बातें होनी चाहिए, सीखने की ललक और मेहनत करने को तैयार। अगर ये दोनों आपके पास हैं तो आप कामयाब बिजनेस प्लान देने वाले बनने वाले हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने में, मेरा यकीन करिए। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। पहला, जीआईजी ट्रेनिंग क्या है और हम आज इस ट्रेनिंग में क्या सीखने वाले हैं। दूसरा, हमें जीआईजी बिजनेस प्लान देना क्यों सीखना चाहिए। तीसरा, क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं एक अच्छा जीआईजी प्लान देने वाला बन सकूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों सवालों के उत्तर मिले। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न, जीआईजी यानी कि बिजनेस प्लान कब और कहां दिया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, गेस्ट की संख्या और स्थान के आधार पर हम बिजनेस प्लान को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला, 1-to-1 बिजनेस प्लान। दूसरा, हाउस प्रेजेंटेशन या घर में दिया जाने वाला बिजनेस प्लान। तीसरा, ऑडिटोरियम और मास प्रेजेंटेशन, यानी कि एक साथ बहुत सारी संख्या में डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाने वाला बिजनेस प्लान। सबसे पहले मैं 1-to-1 बिजनेस प्लान की बात करूंगा। जब हम एक गेस्ट या फिर कभी कभी 2 गेस्ट को कुर्सी टेबल पर बिठाकर उसका बिजनेस प्लान लेते हैं, इसको 1-to-1 बिजनेस प्लान कहते हैं। जिन फ्रेंचाइजियों में रेगुलर बिजनेस प्लान रखा जाता है, उसमें सेमिनार के बाद गेस्ट को 1-to-1 बिजनेस प्लान दिया जाता है, जिसे हम जीआईजी भी कहते हैं। इसके अलावा 1-to-1 प्लान को हम डाउनलाइन के घर पर, किसी कॉफी शॉप में, गेस्ट के घर पर, किसी के ऑफिस में या फिर किसी सार्वजनिक जगह पर दे सकते हैं। 1-to-1 बिजनेस प्लान ज्यादातर पीडी लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं, लेकिन कभी कभी सीडी लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर भी ये प्लान दे सकता है, बेशर्ते वो अच्छे से ट्रेंड हो। मैं यहाँ एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं कि जब कभी भी हम जीआईजी टर्म यूज करते हैं तो जीआईजी का सिर्फ एक ही मतलब होता है, 1-to-1 बिजनेस प्लान। लेकिन जब हम बिजनेस प्लान की बात करते हैं तो बिजनेस प्लान जीआईजी भी हो सकता है, हाउस प्रेजेंटेशन भी हो सकता है और मास प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। आप हाउस प्रेजेंटेशन को और मास प्रेजेंटेशन को जीआईजी नहीं कह सकते, लेकिन 1-to-1 बिजनेस प्लान को आप जीआईजी भी कह सकते हैं। ऐसा हम रूटीन में इन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। तो जब कभी बात हो रही हो कि आपको जीआईजी करनी है तो इसका मतलब है कि आपको 1-to-1 बिजनेस प्रेजेंटेशन या बिजनेस प्लान दिखाना है। चलिए अब हम हाउस बिजनेस प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। हाउस बिजनेस प्रेजेंटेशन कब और कहां कंडक्ट की जाती है। हाउस बिजनेस प्रेजेंटेशन का आयोजन ज्यादातर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर पर किया जाता है। इस तरह की प्रेजेंटेशन एक टीम वर्क का उदाहरण होती है। 10-15 डिस्ट्रीब्यूटर मिलकर इस तरह की प्रेजेंटेशन को करते हैं और ज्यादातर इस ग्रुप को ईडी या उससे ऊपर के लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर लीड करते हैं। इस प्रेजेंटेशन में
टीम के सभी सदस्य अपने गेस्ट को लेकर आते हैं। इस बिजनेस प्लान में 10 से 15 गेस्ट हो सकते हैं। क्योंकि इसमें गेस्ट की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए इस बिजनेस प्लान को ईडी लेवल या उससे ऊपर के लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं। अब हम बात करते हैं मास बिजनेस प्लान की। ये एक बड़े टीम वर्क का उदाहरण है। मास प्रेजेंटेशन को डिस्ट्रीब्यूटर का एक बड़ा ग्रुप मिलकर आयोजित करता है। ये लोग मिलकर किसी बड़ी जगह को बुक करते हैं, जैसे कि कोई ऑडिटोरियम या कोई हॉल, और वहां पर एक साथ अपने गेस्ट को इनवाइट करते हैं। ऐसी जगहों पर गेस्ट की संख्या 20 से 50 या कभी कभी 100 तक हो सकती है। इस तरह की प्रेजेंटेशन को आरडी लेवल या उससे ऊपर के लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर कंडक्ट करते हैं। दोस्तों, चूंकि आप अभी सीडी या पीडी लेवल पर हैं, तो आज के बिजनेस प्लान ट्रेनिंग में मैं आपको सिर्फ 1-to-1 बिजनेस प्लान ट्रेनिंग दूंगा, जिसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि 1-to-1 बैठकर हम अपने गेस्ट को बिजनेस प्लान कैसे देते हैं। तो चलिए एक बार समराइज करते हैं कि अब तक हमने क्या समझा है। अभी तक हमने समझा है कि जीआईजी ट्रेनिंग क्या है और हम आज क्या सीखने वाले हैं। दूसरा प्रश्न था, हमें जीआईजी बिजनेस प्लान देना क्यों सीखना चाहिए। तीसरा प्रश्न था कि क्या मैं इतना काबिल हूं कि एक कामयाब जीआईजी बिजनेस प्लान देने वाला बन सकूं। चौथा प्रश्न था, जीआईजी प्लान कब और कहां देना चाहिए और ये कितने प्रकार का होता है। मैं उम्मीद करता हूं अभी तक इन चारों प्रश्नों के जवाब आपको मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिले होंगे। चलिए अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां प्रश्न है कि क्या हम आज का जीआईजी ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद सीधा गेस्ट को जीआईजी या बिजनेस प्लान दे सकते हैं। तो मेरा उत्तर होगा नहीं। जीआईजी ट्रेनिंग के बेसिकली 2 भाग हैं। पहला है क्लासरूम ट्रेनिंग, जो आप इस समय बैठकर अटेंड कर रहे हैं, और दूसरा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जितना क्लासरूम ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है। अब ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग क्या है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए आपको अपनी अपलाइन के साथ उस समय बैठना चाहिए जब वह जीआईजी कर रहे हों। आपको ध्यानपूर्वक उनके साथ बैठकर देखना चाहिए कि वो किस प्रकार से बिजनेस प्लान दे रहे हैं, गेस्ट के क्या सवाल हैं, उन सवालों को किस प्रकार आंसर दे रहे हैं, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज है। इससे पहले कि आप खुद जीआईजी करें या बिजनेस प्लान दें, आपको कम से कम 3 से 4 क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम और 8 से 10 बार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो तब आप अपनी अपलाइन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप गेस्ट को बिजनेस प्लान देने के लिए तैयार हैं। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जब आपको किसी अपलाइन की जीआईजी देखनी है, तो आप उससे पहले बात करके रखें, उनसे परमिशन लें। ज़्यादातर केस में वो आपको कभी मना नहीं करेंगे, बशर्ते कोई और आपसे पहले उससे बात ना कर चुका हो। एक वक्त में 2 से ज़्यादा ट्रेनर एक अपलाइन के पास नहीं होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, समय से पहले पहुंचे। जहां पर भी बिजनेस प्लान होना है, गेस्ट के पहुंचने से पहले पहुंचे, और अगर एक बार अपलाइन ने बिजनेस प्लान देना शुरू कर दिया है, तो फिर बीच में जाकर उनके साथ ना बैठें। तीसरा पॉइंट, बिजनेस प्लान देने वाली अपलाइन का और वहां बैठे गेस्ट का ध्यान ना बटे। जब एक बार बिजनेस प्लान शुरू हो गया, तो आप वहां बैठकर कोई ऐसा काम ना करें जिससे गेस्ट का ध्यान बटे। जैसे आपका मोबाइल ऑफ होना चाहिए, साइलेंस पर भी नहीं, ऑफ होना चाहिए। बिजनेस प्लान के चलते समय बीच में उठकर ना जाएं ना आएं। वहां बैठकर फोन में गेम नहीं खेलें, फेसबुक नहीं खोलें। चौथा पॉइंट, बिजनेस प्लान में रुचि दिखाएं। उस गेस्ट के इंट्रोड्यूसर ने अपने गेस्ट के सामने बिजनेस प्लान दिखाने वाली अपलाइन का एक अपर हैंड सेट किया है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके हाव भाव में
प्लान दिखाने वाले के लिए रिस्पेक्ट और इज्जत होनी चाहिए। आपका पूरा ध्यान प्लान पर होना चाहिए और गेस्ट को लगना चाहिए कि आप बहुत ध्यान से प्लान देने वाले की बात सुन रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो गेस्ट भी बहुत ध्यान से उनकी बात को सुनेगा। 5वां पॉइंट, बीच में कोई सवाल जवाब ना करें। बिजनेस प्लान के समय आप प्लान देने वाले से ना तो कोई सवाल करेंगे, ना ही आप गेस्ट के सवालों का कोई जवाब देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो गेस्ट की नज़र में बिजनेस प्लान देने वाले की साख गिरेगी, जो कि बहुत घातक होगा। 6वां पॉइंट, आपके पास से किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। दुर्गंध भी ध्यान बांटती है। हमारी दुर्गंध हमें नहीं आती, दूसरे श्रम से हमें बताते नहीं हैं। इसलिए हम सबको एक गोल्डन रूल फॉलो करना चाहिए। वो ये है कि हमें परफ्यूम लगाना चाहिए। खाने के बाद मुंह में लौंग या इलायची रखना चाहिए या फिर कोई माउथ फ्रेशनर डालना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति भी आपके पास बैठा हो तो उसे आपके साथ बैठने में आनंद महसूस हो, ना कि वो असहज महसूस करे। तो दोस्तों, हम एक बार फिर से समराइज करते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा। हमने सीखा जीआईजी ट्रेनिंग क्या है और हम आज यहाँ क्या सीखने वाले हैं। हमें जीआईजी बिजनेस प्लान देना क्यों सीखना चाहिए, क्या हम इस काबिल हैं कि हम एक कामयाब जीआईजी प्लान देने वाली अपलाइन बन सकें, जीआईजी बिजनेस प्लान कब और कहाँ देना चाहिए और ये कितने प्रकार का होता है। क्या आज का जीआईजी ट्रेनिंग लेने के बाद हम सीधा जीआईजी करना शुरू कर सकते हैं, जिसका आंसर था नहीं, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा। और आखिरी सवाल था कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जीआईजी अथवा बिजनेस प्लान देने से पहले हमें खुद को किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। 7वां प्रश्न, क्या हम जीआईजी या बिजनेस प्लान देने के लिए आंतरिक और बाहरी रूप से तैयार हैं। दोस्तों, बिजनेस प्लान देने से पहले आपको सबसे पहले अपना आंतरिक और बाहरी आकलन करना चाहिए। अब ये आंतरिक आकलन क्या है और बाहरी आकलन क्या है। सबसे पहले मैं आंतरिक आकलन की बात करता हूं। आंतरिक आकलन मीन्स अपने अंदर झांक कर देखें, अपने आप से प्रश्न पूछें कि जो बिजनेस आप दूसरों को ऑफर करने जा रहे हैं, जिस बिजनेस का बिजनेस प्लान आप दूसरों को दिखाने जा रहे हैं, क्या आपको खुद को उस बिजनेस पर भरोसा है। क्या आपको भरोसा है कि यह बिजनेस लोगों की जिंदगी बदलने की क्षमता रखता है। क्या आपको लगता है कि लोग अगर इस बिजनेस में अपनी मेहनत, अपनी जान, अपनी ईमानदारी डालें तो इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस बिजनेस ने कईयों की जिंदगी बदली है। क्या आपको अपनी कंपनी पे भरोसा है। क्या आपको अपने प्रोडक्ट पर भरोसा है। क्या आपको अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने लोगों से प्यार है। क्या आपके दिल में कंपनी के लिए रिस्पेक्ट है। अगर इन प्रश्नों में से किसी के भी उत्तर पर आपको संशय है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बिजनेस प्लान अभी किसी को मत दीजिएगा, चाहे फिर आपने कितनी भी क्लासरूम ट्रेनिंग की हो या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की हो, क्योंकि अगर आप इस स्थिति में बिजनेस प्लान देंगे तो ये आप चीटिंग करेंगे, ये आप गलत करेंगे, ये अनैतिक होगा। अब अगला प्रश्न ये है कि विश्वास, ये भरोसा आएगा कैसे। दोस्तों, भरोसा ज्ञान की संतान होती है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके ज्ञान में कमी है। आपको कंपनी के सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम को फिर से अटेंड करना चाहिए। तब तक अटेंड करना चाहिए जब तक आपके सारे संशय ना मिट जाए, जब तक आपके सारे सवालों के जवाब ना मिल जाए। आप अपनी अपलाइन से मिलिए, अपनी सुपर अपलाइन से मिलिए, उनसे प्रश्न कीजिए, और जब तक आपके सभी सवालों का जवाब ना मिल जाए, जब तक आपको यकीन ना हो जाए कि आप दुनिया के सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत बिजनेस में हैं, तब तक आप बिजनेस प्लान मत दीजिए। और अगर आपको इस बिजनेस पर भरोसा होगा, तभी आपके अंदर इस बिजनेस प्लान को देने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए, जो जोश चाहिए, जो आपकी आवाज में बुलंदी चाहिए, वो होगी। दोस्तों, मैं फिर से वही बात दोहराता हूं
आप दूसरों को वही दे सकते हैं जो आपके पास होगा। अगर आपके मन में इस बिजनेस के लिए भरोसा और प्यार है तो आप बिजनेस प्लान देते हुए उसे आसानी से गेस्ट को दे देंगे, और जब वो विश्वास और भरोसा गेस्ट को आपके अंदर दिखाई देगा तो इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन कर लेगा। याद रखें, ज्ञान की संतान भरोसा होता है और भरोसे से आत्मविश्वास आता है। जब आत्मविश्वास होता है तो आपके अंदर ऊर्जा होती है, जोश होता है और आपकी आवाज में बुलंदी होती है, और यही सब कुछ तय कर देता है कि आपकी बिजनेस प्रेजेंटेशन कैसे जाने वाली है। अगला सवाल ये है कि बिजनेस प्लान देने से पहले हमारे अंदर ये सब क्यों होना चाहिए? तो उत्तर बहुत सिंपल है दोस्तों। बिजनेस प्लान देते वक्त आपका जो एटीट्यूड है, जो आपका नजरिया है, वो देने वाला होना चाहिए, ना कि लेने वाला। बहुत सारे लोग जब बिजनेस प्लान देते हैं तो वो ये गलती करते हैं कि मानो गेस्ट इस बिजनेस में ज्वाइन करके उन पे एहसान करने वाला है। उनकी आवाज में, उनकी बात में एक रिक्वेस्ट होती है, मानो वो ये कह रहे हो कि अगर आप हमारा बिजनेस ज्वाइन करेंगे तो आप हम पे बड़ा आभार करेंगे, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। हमारा नजरिया बिजनेस प्लान देते समय देने का होना चाहिए, लेने का नहीं। आपका नजरिया ये होना चाहिए, आप उसको एक शानदार अवसर दे रहे हैं जहां वो काम करे तो उसका जीवन बदल सकता है, मगर ये तभी मुमकिन है जब आप अंदर से वैसा सोचते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि देते वक्त आपको अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपने लोगों पे बहुत भरोसा होना चाहिए। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस को कर रहे हैं, जहां अपार संभावनाएं हैं, जहां खूबसूरत भविष्य बनाया जा सकता है, जहां आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अगर ये भाव आपके अंदर होगा तो आप बिजनेस प्लान को देने वाले नजरिए से देंगे, ना कि लेने वाले नजरिए से। अब मैं आंतरिक आंकलन के दूसरे पहलू की बात करूंगा। एक दूसरा पॉइंट भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर ईमानदारी और नैतिकता होनी चाहिए। दोस्तों, हमारा बिजनेस दिल का बिजनेस है। यहाँ पर हमारे बिजनेस में ज्यादातर वो लोग जुड़ते हैं जो हमारे अपने ही होते हैं, जो हम पर बहुत विश्वास करते हैं। तो ये जरूरी है कि जब आप बिजनेस प्लान दें, गेस्ट को हर जानकारी पूरी ईमानदारी और नैतिकता के साथ दें। कुछ भी झूठ ना बोलें, कुछ मैनिपुलेट ना करें, कोई भी मन गढ़ंत घोषणाएं ना करें, कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा कर ना बोलें। वही बोलें जो कंपनी के लिटरेचर में है। किसी भी सवाल का अनाप शनाप जवाब ना दें। जिसका जवाब नहीं पता उसके लिए अपलाइन से बात करें, पर कोशिश करें कि हर बात ईमानदारी और नैतिकता से बताई जाए। आप गेस्ट को बताएं कि इस बिजनेस में मेहनत लगती है, ये कोई रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। आप गेस्ट को बताएं कि इस बिजनेस में भी दूसरे किसी बिजनेस की तरह सीरियसनेस चाहिए। आप गेस्ट को बताएं कि हमारे यहाँ 30 डे रिफंड पॉलिसी है, यानी कि वो चाहे वो 30 दिन के अंदर अंदर अपने प्रोडक्ट वापस करके अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द करा सकता है। आप उसे बताएं हमारे यहाँ बायबैक पॉलिसी है। इन सच्चाइयों को बताने से कभी ना डरें। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इस डर से कि कहीं गेस्ट अपना माल वापस ना ले ले, अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप रद्द ना कर दे, उसको सच्चाई छुपाने की कोशिश करते हैं। पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने गेस्ट को हर बात ईमानदारी से बताएंगे तो उन्हें आपसे प्यार हो जाएगा, और प्यार करने वाले कभी छोड़ के नहीं जाते। हमारा बिजनेस दिल का बिजनेस है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि झूठ की बुनियाद पर इस बिजनेस को खड़ा नहीं किया जा सकता। इसलिए आज ये प्रण कर लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप गेस्ट को कोई झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि यही गेस्ट कल आपकी डाउनलाइन बनने वाले हैं। और हमारे बिजनेस में डाउनलाइन अपनी अपलाइन को गुरु और रब की तरह पूछती है। वो डाउनलाइन अपने गुरु और रब की कैसे इज्जत करेगी जो उसे झूठ बोलकर इस बिजनेस में लेके आई है। अगर आपकी अपलाइन ने ऐसी गलती की है कि वो आपको झूठ बोलकर लाए हैं, तो आपके पास मौका है कि इस गलती को आप यहीं सुधार लें, ताकि ये डुप्लीकेशन आपकी डाउनलाइन में ना जाए और आप एक बड़े बिजनेस को खड़ा कर पाए। चलिए, बिजनेस प्लान देने से पहले अब हम अपना बाहरी आकलन भी कर लें। हम ये भी देख लें कि क्या हम बिजनेस प्लान देने के लिए बाहरी तौर से तैयार हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बाहरी आकलन से मेरा मतलब है कि आपकी बाहरी अपीयरेंस, आप बाहर से कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। क्योंकि आपने वो फेमस कहावत सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन।
कि जब कोई व्यक्ति आपको पहली बार मिलता है तो वो आपको बाहर से देखकर आपके बारे में एक राय कायम करता है और उसी इम्प्रेशन को वो कैरी करता है। जीआईजी करने से पहले आपके मन में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपकी डाउनलाइन आपके गेस्ट के आगे आपका अपर हैंड सेट करके लाई है। उसने उसे आपका बैकग्राउंड बताया है, उसने उसे आपकी अचीवमेंट्स बताई हैं, उसने उसे कहा है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप बहुत ज्ञानवान हैं, आप उसके सीनियर हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, ऊर्जावान हैं, आप बहुत दिल के अच्छे इंसान हैं, आप काफ़ी बिजी रहते हैं। उसने अपनी डाउनलाइन को कहा है कि आपसे उसने स्पेशली टाइम मांगा है, यानी आपकी डाउनलाइन अपने गेस्ट के आगे आपका काफ़ी गुणगान किया है। जब डाउनलाइन गेस्ट के आगे आपका अपर हैंड सेट करती है तो गेस्ट उसके मुताबिक आपके लिए अपने दिमाग में एक पिक्चर बना लेता है, और जब आप गेस्ट के सामने आते हैं अगर वो पिक्चर उससे मैच नहीं करती है तो बड़ा निराश होता है। तो उसको नॉर्मल स्थिति में लाने में आपको बहुत मेहनत लगती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस बात का भी आकलन करें कि क्या आप बाहरी तौर पर बिजनेस प्लान देने के लिए तैयार हैं। चलिए मैं एक एक करके उन सभी पॉइंट्स को आपको बताता हूं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप अपना बाहरी आकलन करें। सबसे पहली चीज है आपका पहनावा। याद रहे, आपका पहनावा आपका पहला इंप्रेशन है, इसलिए आपको फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए। अब ये फॉर्मल कपड़े क्या होते हैं? फॉर्मल कपड़ों में लड़कों को पैंट, शर्ट, पॉलिश किए हुए जूते पहनने चाहिए। शर्ट सादी होनी चाहिए, रंग बिरंगी नहीं होनी चाहिए। आप एक प्रोफेशनल लगने चाहिए। अगर आप शेव बनाते हैं तो शेव बनी होनी चाहिए, नहीं तो दाढ़ी मूछ सवरी होनी चाहिए। बाल अच्छे से बने होने चाहिए। परफ्यूम लगानी चाहिए। बिजनेस प्लान शुरू करने से पहले मुंह में लौंग, इलायची या फिर माउथ फ्रेशनर रखना चाहिए। कुल मिलाकर आपका प्रभाव प्रोफेशनल पड़ना चाहिए। लड़कियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो उस तरह के वस्त्र पहने जो ऑफिस में पहने जाते हैं, ना कि शादी ब्याह में। आपका पहनावा गेस्ट पर गंभीर प्रभाव छोड़ता है। दूसरा पॉइंट है, बिजनेस प्लान शुरू करने से पहले ही सुनिश्चित करें कि क्या आपके पास बिजनेस प्लान देने के लिए सभी टूल मौजूद हैं। चेक करें कि क्या आपके पास पेन, पेपर, पैड है। क्या आपके पास बिजनेस प्लान कैलेंडर है जिसमें से देखकर आप बिजनेस प्लान लेंगे। क्या आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग है। क्या आपके पास वो मैगजीन है जिसमें कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर की शेयरिंग छपी है। क्या आपके पास सैंपल प्रोडक्ट्स रेडी हैं। अगर आप किसी के घर पर जाकर 1-to-1 हाउस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या किसी कॉफी शॉप में हाउस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या आपके पास सेमिनार की डीवीडी है, कंपनी के मोन्टाज की डीवीडी है, क्या प्रोडक्ट ट्रेनिंग की डीवीडी है, क्या लोगों की शेयरिंग संबंधी कोई डीवीडी है। आपके पास ये सभी टूल आपके बैग में अच्छे से व्यवस्थित होने चाहिए ताकि आप जब बैग खोलकर एक एक करके इन्हें निकालें तो गेस्ट पर प्रभाव पड़ेगा और उसे लगेगा कि वो किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से बात कर रहा है। याद रखिए, गेस्ट को छपे हुए मटेरियल पर ज्यादा विश्वास होता है। अगर आप जो भी कुछ कह रहे हैं उसे कंपनी के मटेरियल में छपा हुआ दिखाएंगे तो गेस्ट को तुरंत भरोसा हो जाएगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब आप बिजनेस प्लान देने वाले हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान और शांति का भाव होना चाहिए। आपके शरीर में ऊर्जा और जोश होना चाहिए। जब आप गेस्ट से हाथ मिलाएं तो आपके हाथ में ऊर्जा होनी चाहिए। आपको बड़े मैनर्स के साथ गेस्ट को सीट ऑफर करनी चाहिए और उनका बहुत वार्म तरीके से वेलकम करना चाहिए। आपका हाथ मिलाने का तरीका आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। कभी भी हाथ ढीला करके नहीं मिलाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त करके मिलाना चाहिए। मीडियोकर रूप में सख्त करके हाथ को मिलाना चाहिए। गेस्ट से मिलते वक्त आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जैसे आप किसी मित्र से मिल रहे हैं, ना कि किसी अजनबी से। अब अगर आपने अपना आंतरिक आकलन कर लिया और बाहरी आकलन कर लिया और अगर आप दोनों आकलन पर खरे हैं तो आप बिजनेस प्लान देने के लिए तैयार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न ये है कि जब हम जीआईजी करेंगे, यानी जब हम बिजनेस प्लान दे रहे होंगे, उस दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, इस समय आप जीआईजी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपके सामने गेस्ट बैठा है, लेकिन जीआईजी शुरू करने से पहले आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैं इस सेशन में क्या करने वाला हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है,
और मुझे किन बातों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, मैं इस सेशन में गेस्ट को कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में और हमारे बिजनेस प्लान के बारे में एक सीमित जानकारी देने वाला हूँ। इतनी जानकारी जिसे वो समझ पाए और उसके आधार पर ये फैसला ले पाए कि ये बिजनेस उसके लिए है या नहीं है। दोस्तों, यहाँ समझना ज़रूरी है कि हमें गेस्ट को सीमित जानकारी ही क्यों देनी है। मेरे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर दोस्त जिन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है, जिनके पास बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारी समझ है, मैं उनकी कद्र करता हूँ। लेकिन ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास कितनी जानकारी है देने के लिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें गेस्ट को कितनी जानकारी देनी चाहिए। अगर आप किसी गेस्ट को ज़रूरत से ज़्यादा जानकारी देंगे, वो भी पहली बार में, तो उसे वो समझने की बजाय कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पहले सेशन में उसे कितना बताया जाए। तो जितना इस ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा, आपको संयम रखना है और गेस्ट को सिर्फ उतना ही बताना है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमें अपनी बातचीत को छोटा रखना है। हमारी ये प्रेजेंटेशन किसी भी हाल में 30 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूं कि इन 30 मिनट में गेस्ट मेरी हर बात को ध्यानपूर्वक सुने, और उसके लिए मैं 2 तरीके अपनाता हूं। पहला ये कि मैं गेस्ट के साथ आई कांटेक्ट बना के रखता हूं, यानी मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं। दूसरा तरीका ये है कि मैं अपने बिजनेस प्लान में गेस्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछता हूँ। उससे गेस्ट प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व रहता है और एकदम एक्टिव रहता है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि गेस्ट मेरी बात सुने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं उसकी बात भी सुनूं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि गेस्ट मेरी प्रेजेंटेशन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखे और बड़े ओपन मन से सुने। ऐसा तभी मुमकिन है जब हम भी गेस्ट के साथ ऐसा ही करें। ये ज़्यादातर लोगों का नेचर होता है। अगर आप उनको तारीफ़ करते हैं तो वो आपकी तारीफ़ करते हैं। अगर आप उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वो भी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि गेस्ट बड़े खुले मन से हमारी प्रेजेंटेशन को अटेंड करे, हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने, हमारी बातों को तवज्जो दे, तो ज़रूरी है कि हम भी उसके साथ ऐसा करें। इसके लिए मैं 3 तरीके अपनाता हूँ। पहला तरीका, मैं प्रेजेंटेशन का वातावरण खुशनुमा बना के रखता हूँ। इसके लिए मैं प्रेजेंटेशन की शुरुआत ही हंसी मजाक से करता हूँ। उससे गेस्ट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। दूसरा तरीका, मैं गेस्ट की तारीफ करना नहीं भूलता। मुझे जहाँ ज़रूरी लगता है मैं गेस्ट की तारीफ ज़रूर करता हूँ। जैसे गेस्ट के प्रोफेशन की तारीफ, गेस्ट के कपड़ों की तारीफ, गेस्ट के सवालों की तारीफ। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे जहाँ आप गेस्ट की तारीफ कर सकते हैं, चूके नहीं। तीसरा तरीका, मैं गेस्ट के सवालों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनता हूँ और उसे ये लगातार एहसास कराता हूँ कि तुम्हारे प्रश्न और विचार मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान अगर गेस्ट मुझसे प्रश्न पूछता है, अगर मुझे लगता है कि उस प्रश्न का उत्तर बिना प्रेजेंटेशन को डिस्टर्ब किए दिया जा सकता है, तो मैं उसी समय उसका उत्तर दे देता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि ये प्रश्न प्रेजेंटेशन को डाइवर्ट कर सकता है, तो मैं बड़े ही नम्रता के साथ गेस्ट को कहता हूँ कि मैं आपके इस प्रश्न से बड़ा इम्प्रेस हूँ, आप इस प्रश्न को कहीं नोट कर लीजिए। इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा और मैं बहुत खुश हूँ आपके इस प्रश्न से। एक और बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रेजेंटेशन के बाद या बीच में इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि कृपया आप ज्वाइन कर लीजिए, आपने यहाँ आकर हम पे बड़ा एहसान किया है, हम बड़े आभारी होंगे अगर आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। कभी भी आपको गेस्ट को रिक्वेस्ट नहीं करना है। याद रखें, आप दुनिया के सबसे शानदार बिजनेस में हैं, जहां आप गेस्ट को मौका दे रहे हैं कि वो चाहे तो अपना जीवन यहाँ बदल ले। यानी आप गिविंग साइड पे हैं, और जो देने वाला होता है वो कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, लेने वाला रिक्वेस्ट करता है। अगर कोई गेस्ट आपसे नेगेटिव बात करता है तो हमें उस पर नाराज नहीं होना है, हमें उसे पर्सनली नहीं लेना है, अपने ऊपर नहीं लेना है। गेस्ट के साथ हमें किसी भी तरह की बहस को अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो हमारे साथ बिजनेस शुरू नहीं करेगा, कोई बात नहीं, वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा। हमें सिर्फ उन लोगों की तलाश है जो हमारे जैसा सोचते हैं, और जब हम 20 गेस्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से 4-5 लोग वो आ जाते हैं। तो हमें
बाकी 16 की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो हमारा बिजनेस किसी को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस उन लोगों को ढूंढने का बिजनेस है जो हमारे जैसे ड्रीम्स देखते हैं, जो हमारे जैसा सोचते हैं, जो हमारे जैसे पॉजिटिव थिंकर हैं और जो जीवन में कुछ कर गुजरना चाहते हैं। दोस्तों, अब इस सारी तैयारी के साथ मैं आपको जीआईजी का एक प्रैक्टिकल सेशन करके दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको मेरी जीआईजी का स्ट्रक्चर बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे कैसे अपनी जीआईजी करने वाला हूँ। यहाँ जो मैं जीआईजी आपको कंडक्ट करके दिखाने वाला हूँ, ये वो जीआईजी है जो हम ऑफिस में करते हैं सेमिनार के बाद। ऑफिस में आपका गेस्ट सबसे पहले सेमिनार देखता है, उसके बाद हम गेस्ट को 1-to-1 जीआईजी यानी कि बिजनेस प्लान दिखाते हैं। तीसरे स्टेप में गेस्ट शेयरिंग सेशन अटेंड करने जाता है और चौथे स्टेप में हम उस गेस्ट के ऑब्जेक्शंस को हैंडल करते हैं, उसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्लोज करते हैं। तो इस हिसाब से हमारे जीआईजी के 2 भाग हैं। पहला भाग शेयरिंग से पहले और दूसरा भाग शेयरिंग के बाद। शेयरिंग से पहले वाले भाग को हम मुख्यतः 5 पार्ट में तोड़ सकते हैं। पहला पार्ट है परिचय। इस भाग में हम गेस्ट के साथ इंट्रोडक्शन करते हैं और इसमें हमारे 2 लक्ष्य होते हैं। पहला, गेस्ट को कंफर्टेबल करना और दूसरा, हम ये पता करने का प्रयास करते हैं कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से गेस्ट हमारे इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। इस सारे प्रोसेस में हमें 5 से 7 मिनट का टाइम लगाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। दूसरे भाग में हम हमारी कंपनी के बारे में बात करते हैं, इसमें हम 1 से 2 मिनट का टाइम ले सकते हैं। तीसरे भाग में हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, जिसमें हम 8 से 10 मिनट बात करते हैं। चौथे भाग में हम गेस्ट को कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं, जिसमें 15 मिनट तक हम बात कर सकते हैं। और 5वें भाग में हम गेस्ट को शेयरिंग के लिए क्लोज करते हैं, यानी उस सेशन के लिए क्लोज करते हैं जिसमें कंपनी के कुछ कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर अपने अनुभव शेयर करते हैं। उसके बाद हम गेस्ट को शेयरिंग सेशन में भेज देते हैं। शेयरिंग सेशन अटेंड करने के बाद जब गेस्ट वापस आता है तब जीआईजी का दूसरा भाग शुरू होता है। जीआईजी के दूसरे भाग को हम मुख्यतः 7 भागों में तोड़ सकते हैं। पहले भाग में हम गेस्ट के सवाल और आपत्तियों को डील करते हैं। जब गेस्ट के सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं और वो सेटिस्फाइड हो जाता है, तब हम गेस्ट को ऐसी गलतियों के लिए सचेत करते हैं जो वो शुरू में कर सकता है। तीसरे भाग में हम गेस्ट को रिजेक्शन के लिए प्रिपेयर करते हैं। चौथे भाग में हम गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूटरशिप फॉर्म भरवाने के लिए क्लोज करते हैं। 5वें भाग में हम गेस्ट को प्रोडक्ट ऑर्डर बुक करने के लिए क्लोज करते हैं। 6ठे भाग में हम गेस्ट को अगले ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए क्लोज करते हैं। 7वें भाग में हम गेस्ट को अपनी सीनियर अपलाइन से मिलाते हैं, पूरी टीम से मिलवाते हैं, सबसे दोस्ती करवाते हैं ताकि वो उस टीम का हिस्सा बन सके और कंफर्टेबल महसूस कर सके। और इसके साथ ही हमारा बिजनेस प्लान खत्म हो जाता है। तो मैं सबसे पहले आपके आगे जीआईजी के पहले भाग का उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए मैं आपको जीआईजी के भाग 1 को प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। मान लीजिए हमारी कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनका नाम है सरबजीत सिंह। आज वो अपनी बहन को कंपनी में गेस्ट बनाकर लाए हैं। उनकी बहन का नाम है आरती। आरती अभी अभी सेमिनार देखकर बाहर आई है। सरबजीत के ईडी ने आरती की काउंसलिंग पर उनकी अपलाइन चेतन को लगाया है। चार्ट पर चेतन का नाम देखने के बाद सरबजीत ने 2 काम किए। पहला, उन्होंने चेतन को आरती के बारे में जो जरूरी जानकारी थी वो दी। मसलन आरती क्या करती है, आरती का बैकग्राउंड क्या है। दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि आरती के ऊपर चेतन का एक अपर हैंड सेट किया। उसने आरती को बताया कि चेतन हमारे सीनियर हैं, उनको काफ़ी नॉलेज है, दिल के अच्छे इंसान हैं, वो भी पढ़े लिखे और अच्छे बैकग्राउंड से हैं। हेलो सरबजीत, हाउ आर यू? हेलो सर। सर ये मेरी सिस्टर हैं आरती। अगर आप थोड़ा टाइम इनके साथ बिता पाएँ और इनको थोड़ा बिजनेस के बारे में बता पाएँ। श्योर सरबजीत, 100%। हेलो आरती। हेलो। कैसे हैं आप? मैं ठीक। कैसा लग रहा है यहाँ के? नर्वस तो नहीं फील कर रहे हैं आप?
नहीं, नर्वस तो नहीं फील कर रही, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर। हाँ, बिल्कुल नर्वस फील नहीं करना। आप सरबजीत की सिस्टर हैं, आप हमारी भी सिस्टर हैं। जो भी मन में सवाल हो खुल के पूछना, मुझे आप सरबजीत जैसा ही समझो। ठीक है जी। ठीक है, तो शुरू करें। बिल्कुल। तो आरती पहले ये बताओ आप करते क्या हैं? मैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल में टीचर हूँ और मैं 11th क्लास के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अरे वाह, ग्रेट। तो आज मैं टीचर से बात कर रहा हूँ, क्या बात है, क्या बात है। मालूम है आरती, मेरे दिल में टीचर्स को लेके बड़ी रिस्पेक्ट है। हालांकि जब मैं छोटा था, जब हमें समझ नहीं थी, तब ऐसा नहीं था। तब तो हम टीचर्स की मजाक उड़ाते थे, मालूम है तुम्हें। हमारा एक टीचर होता था हिस्ट्री का, उसका नाम था पीसी वर्मा। हम उसको पिस्सू बुलाते थे। पिस्सू जानती हो क्या होता है? पिस्सू खून चूसने वाला। मारता बहुत था यार। तुमने भी जरूर टीचर्स के नाम रखे होंगे बचपन में। हाँ, बहुत साल पहले की बात है। हमारी भी एक टीचर थी जो बहुत ही कलरफुल कपड़े पहन कर आती थी और ज्वेलरी और सब कुछ उनका कलरफुल होता था, तो हम उनको गुलाबो बुलाते थे। पर आज हमारे दिल में टीचर को लेके बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि आज लगता है कि आज हम कुछ हैं तो उनका बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा ये बताओ, आप घर में कौन कौन है? घर पे मम्मी पापा हैं, सरबजीत है और मेरी भाभी हैं और उनके 3 बच्चे हैं। तो घर में खूब रौनक रहती होगी यार। हाँ, बिल्कुल रहती है। चलो आरती, अब हम बिजनेस की बात शुरू करते हैं जिसके लिए तुम यहाँ आई हो। आरती, तुम्हें सरबजीत यहाँ लेके आया है और वो हमारे साथ यहाँ बिजनेस कर रहा है जिसमें वो आपको भी लाना चाहता है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम से हम कुछ उम्मीद करते हैं। यस, बिल्कुल। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस बिजनेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं। जितने भी लोग हमारे बिजनेस को शुरू करते हैं हमारे साथ, वो इनमें से किसी एक कारण की वजह से ज्वाइन करते हैं। आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए। पहला कारण है एक्स्ट्रा इनकम। कुछ लोग हमारे यहाँ जो जुड़ते हैं वो होते हैं जिनका एम होता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा इनकम यानी कुछ एक्स्ट्रा आमदनी जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें थोड़ी की जरूरत है। दूसरा कारण है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम समझती हैं आप क्या होता है? बहुत सारा पैसा। आप काफी क्लोज हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है पैसों की आजादी। आप जब चाहें जो चाहें खरीद सकें और उसके लिए आपको बजट ना देखना पड़े। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे पैसे कमाने चाहते हैं, इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि उन्हें पैसों की आजादी मिल जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए। तीसरा कारण है अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद जॉब कर रहे होते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा अपना खुद का बिजनेस होना चाहिए। चौथा कारण है पर्सनल ग्रोथ। कुछ लोगों का फोकस अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर होता है, एक लीडरशिप सीखना चाहते हैं, अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, इस वजह से हमारी कंपनी में आते हैं। पांचवा कारण है सोशल वर्क, यानी कि दूसरों की मदद करना। कई लोगों का ख्वाब होता है कि वो सोशल वर्क करना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना उन्हें अच्छा लगता है, दूसरों की लाइफ को टच करना अच्छा लगता है, दूसरों की जिंदगी बनाना अच्छा लगता है। तो हमारे बिजनेस में ऐसी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इस वजह से लोग हमारे यहाँ जुड़ते हैं। छठा कारण है नए दोस्त बनाने की चाहत। कुछ लोग होते हैं जिनको नए नए दोस्त बनाने का बड़ा शौक होता है। तो हमारे यहाँ तो लोग ही लोग हैं। हम लोग एक टीम वर्क में काम करते हैं और एक फैमिली की तरह काम करते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग यहाँ मिलेंगे, बहुत सारे रिलेशन बनाने को मिलेंगे। तो ये भी कई लोगों की वजह होती है जो हमारे बिजनेस में जुड़ते हैं। सातवां कारण है रिटायरमेंट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए एक बिजनेस खड़ा कर लूं, क्योंकि वो भी आज जॉब कर रहे हैं और वो चाहते हैं साथ साथ पार्ट टाइम में कुछ काम करूं, जब तक मैं रिटायर हूं तो मेरा अपना एक बिजनेस खड़ा होना चाहिए। ये कुछ वजहें होती हैं जिसकी वजह से लोग हमारे बिजनेस को शुरू करते हैं। आरती, इन वजहों में से आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वजह कौन सी है? ये देखने के बाद मुझे लगता है कि आपने जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कही वो मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वजह होगी। क्यों? क्योंकि मैं जॉब में हूँ और मेरी जो तनख्वाह है वो सीमित है, लिमिटेड है, और इसी वजह से कभी भी बजट से बाहर जाके कुछ खरीदना होता है तो उसके लिए सोचना पड़ता है कि वो चीज़ ली जाए कि ना ली जाए। परफेक्ट। और ये चीज़ हम बचपन से देखते आए हैं कि बजट के बाहर जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही। तो मालूम है आरती, मेरी भी इस बिजनेस को ज्वाइन करने की वजह फाइनेंशियल फ्रीडम ही है। पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। माना पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है यार। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप हमारे साथ बिजनेस शुरू करते हैं और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है, यानी आपके पास पैसे आ जाते हैं,
तो वो कौन से सपने हैं जो सबसे पहले आप पूरा करना चाहती हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मैं अपने लिए एक घर खरीदना चाहूँगी, जो कि बहुत बड़ा घर ना होकर एक 1 रूम या 2 बेडरूम फ्लैट हो, और जिसे मैं अपना घर कह सकूँ। परफेक्ट। और साथ ही मैं एक छोटी सी कार भी लेना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ का जो ट्रैफिक का हाल है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिससे मैं रोज़ ट्रैवल करती हूँ, चाहे वो बस हो या मेट्रो हो, तो उस वजह से कई बार मैं काम पर लेट पहुँचती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास पैसे हो तो मैं एक छोटी सी कार, चाहे वो मारुति हो या ऑल्टो हो या सेंट्रो हो, तो मैं एक कार लेना चाहूँगी। परफेक्ट। तो आरती, मैं तुम्हारे दोनों सपने यहाँ लिख रहा हूँ, एक छोटा सा फ्लैट और एक प्यारी सी कार, छोटी सी। फाइन। अब मैं आपको हमारे बिजनेस के बारे में डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद तुम सोचना कि क्या इस बिजनेस में तुम्हारे सपने पूरे होना मुमकिन है। तो शुरू करें? बिल्कुल। तो आरती, सबसे पहले मैं तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये गेस्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ। इस पार्ट में हमारे दो लक्ष्य थे। पहला, हमें गेस्ट को कंफर्टेबल करना, और दूसरा, हमें यह पता करना है कि वो इस बिजनेस में क्यों ज्वाइन करना चाहता है। क्या मैं इन दोनों लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाब हुआ? बिल्कुल हुआ। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? मैंने उन्हीं नियमों का पालन किया। पहला, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट थी। दूसरा, मैंने गेस्ट के साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया। वो सरबजीत की बहन थी, मैंने उसे बोला वो मेरी भी बहन है। अगर वो मेरे गेस्ट की दोस्त होती तो मैं कहता कि तुम मेरी भी दोस्त हो। इसे कंफर्टेबल करना कहते हैं। गेस्ट को कंफर्टेबल करने से वो अपने दिल की बात खुल के कह पाता है, वो अपने सवाल खुल के पूछ पाता है। तीसरा, मैंने उसकी बात को भी ध्यान से सुना। मैंने उसके प्रोफेशन के लिए उसे कॉम्प्लीमेंट किया, उसको तारीफ की, जिससे वो सुनने की पोजीशन में आ गया। चौथा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा आत्मविश्वास, अपनी कंपनी को लेके, अपने बिजनेस को लेके और अपने प्रोडक्ट को लेके। चलिए दोस्तों, अब हम जीआईजी के अगले भाग में चलते हैं, जहां मैं आरती को पहले कंपनी के बारे में बताऊंगा, फिर उसको मैं कंपनी के प्रोडक्ट्स की जानकारी दूंगा, और फिर मैं कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में बताऊंगा। और इस सब में मैं किस प्रकार से उसको इन्वॉल्व रखता हूं, उस पर आप गौर फरमाइएगा। याद रखिए, जब हम बिजनेस प्लान देते हैं तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गेस्ट हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। उसके लिए रूल नंबर 1 ये है कि आपको गेस्ट के साथ आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, और रूल नंबर 2 ये है कि आपको बीच बीच में उसके साथ इंटरैक्ट करना चाहिए। और तीसरा रूल, मुस्कुराहट भरा एनवायरनमेंट बनाए रखें। हल्की हल्की हंसी मजाक अगर हो तो बहुत अच्छा है। चलिए आरती, मैं अब आपको हमारी कंपनी के बारे में बताता हूँ। आपको हमारी कंपनी का नाम मालूम है? ग्लेज, ऐसा कुछ नाम है? या आरती, हमारी कंपनी का नाम है ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी कंपनी का ब्रांड नेम है गैलवे। क्या नाम है? गैलवे। या हमारी कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी है जो 2003 में दिल्ली से शुरू हुई थी। आरती, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2015। 2015। और हमारी कंपनी कब शुरू हुई थी? 2003 में। यस, 2003। तो इसका मतलब हमारी कंपनी को आरती 12 साल हो गए, और इन 12 सालों में आज कंपनी की 15 राज्यों में लगभग 125 फ्रेंचाइजीज हैं, और इन फ्रेंचाइजीज पर हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं। और इन 125 फ्रेंचाइजियों के साथ जुड़कर 10 लाख से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी के शानदार प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। आज हमारी कंपनी की टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी कंपनी आज इंडिया की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक है। हमारी कंपनी आईडीएसए की मेंबर भी है। आपने आईडीएसए का नाम सुना है? आईडीएसए नहीं, मैंने नहीं सुना। कोई बात। आईडीएसए का मतलब है आरती इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। अच्छा। आईडीएसए का मेंबर होने का मतलब है कि हमारी कंपनी अपना काम बहुत ऊंचे आदर्शों और मापदंडों पर करती है। आईडीएसए की मेंबरशिप आरती बिल्कुल आसानी से नहीं मिलती। आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं
कि हमारी इंडस्ट्री 20 साल पुरानी इंडस्ट्री है और इन 20 सालों में IDSA की मुश्किल से 18 से 20 कंपनियां ही मेंबर हैं, जिनमें से एक कंपनी हमारी भी है। आरती, आज की डेट में हमारी कंपनी फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और तुम जानती हो कि हमारी इस सफलता का राज क्या है? हमारी सफलता का सबसे बड़ा राज है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और उनका प्राइस। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही शानदार है और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो बहुत वाजिब दाम पर उपलब्ध है। मैं ये बात तुम्हें इतने दावे से इसलिए कह रहा हूँ आरती, आज मेरे घर में जो भी प्रोडक्ट यूज होते हैं वो मेरी कंपनी के यूज होते हैं, यानी मैं अपने प्रोडक्ट खुद यूज करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और मैं आपको भी ये प्रोडक्ट टेस्ट करवाऊंगा और जब आप टेस्ट करेंगे आप खुद बोल पड़ेंगे कि क्या प्रोडक्ट है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है। आरती, हमारी कंपनी के पास FMCG प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी रेंज है। FMCG समझती हैं आप आरती? नहीं। FMCG का मतलब है फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल प्रोडक्ट, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़त्म कर देते हैं और बार बार खरीदते हैं, जैसे कि टूथपेस्ट, शैम्पू, ऑयल, साबुन। आई थिंक यू गॉट इट नाउ। समझ आया? समझ आ गया। हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी रेंज है। आज हम 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं और सबसे अच्छी बात ये, प्रोडक्ट वो हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। इन प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे आपकी पूरी दिनचर्या पूछूंगा, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि उस दिनचर्या में हमारे प्रोडक्ट कहाँ कहाँ फिट होते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल। ओके। तो आरती, मुझे बताइए कि आप सबसे पहले सुबह उठकर क्या करती हैं? सबसे पहले सुबह उठ के मैं ब्रश करती हूँ, फिर मैं फ्रेश होती हूँ और फिर मैं नहाती हूँ। परफेक्ट। तो जब बात ब्रश की होती है तो आरती, हमारे दांतों की केयर के लिए हमारी कंपनी के पास 2 प्रोडक्ट है। नंबर 1 ग्रीन जेल टूथपेस्ट और नंबर 2 नीम टूथपेस्ट। ये दोनों ही प्रोडक्ट हर्बल हैं और एंटी बैक्टीरियल हैं। ब्रश करने के बाद हम फ्रेश होने जाते हैं, तो फ्रेश होने के लिए हमारे पास टॉयलेटरी प्रोडक्ट भी हैं। टॉयलेट को साफ करने के लिए हमारे पास डिसइंफेक्टेंट टॉयलेट क्लीनर है। टॉयलेट को सुगंधित रखने के लिए हमारे पास एयर फ्रेशनर है। फ्रेश होने के बाद हम क्या करते हैं? हम हाथ धोते हैं। आगे तुम ये जानती होगी कि हमें दूसरों का साबुन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। जी हाँ। तो आजकल लिक्विड हैंड वॉश का या लिक्विड सोप का ट्रेंड है, तो इसी के चलते हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लाइम एंड एलोवेरा हैंड वॉश। ये एक लिक्विड हैंड वॉश है जिससे आप हाथ धो सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि इससे हाथ धोने से आपके हाथ साफ तो होते ही हैं, साथ में कोमल भी रहते हैं। फ्रेश होने के बाद आप लड़कियों की बात करें तो आप नहाने जाएंगे, लेकिन हम लड़कों की बात करें तो हमें शेव करना होता है। हाँ जी। तो लड़कों के लिए हमारे पास एक कंप्लीट मैन किट है जिसमें हमारे पास हाइड्रेटिंग शेविंग जेल है एंड शेविंग क्रीम है। उसके अलावा हमारे पास आफ्टर शेव स्प्लैश है, शेव करने के बाद आप आफ्टर शेव लगा सकते हैं, एंड एक मैन फेयरनेस क्रीम है। उसके अलावा हेयर स्टाइलिंग जेल भी है और मैन डीओ भी है, यानी अगर आप डीओ लगाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास बहुत ही शानदार क्वालिटी का डीओ है। अब हम नहाने की बात करते हैं। नेचुरली शेव करने के बाद हम नहाने जाएंगे, तो नहाने के लिए हमारे पास 3 तरह के सोप हैं, जिसमें 2 सोप कॉमन है जिसे कोई भी यूज कर सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन एक सोप है जो लड़कियों के लिए स्पेशली कंपनी ने बनाया है। अगर मैं उन 2 सोप की बात करूं तो हमारे पास एक सोप है टोटल केयर सोप, जो कि एक इकोनॉमिक सोप है, और दूसरा है रिफ्रेशिंग बाथ सोप, जो थोड़ा प्रीमियम सोप है, थोड़ा सा महंगा है। जो लड़कियों के लिए स्पेशल सोप बनाया गया उसका नाम है ब्यूटी सोप। ये सोप मैं सब आपको दिखा रहा हूँ, आप कैटलॉग में देख रही हैं सब? हाँ जी। यस, परफेक्ट। इसके अलावा हमें नहाने में शैम्पू की जरूरत होती है, तो आप ये देखिए कैटलॉग में हमारे 2 शैम्पू हैं। एक है हर्बल शैम्पू विद पंच तत्व, ये बहुत ही अच्छा हर्बल शैम्पू है जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है। और दूसरा इस रेंज में हमारे पास एक शैम्पू है एंटी डेंड्रफ शैम्पू, ये बहुत इफेक्टिव है डेंड्रफ को हटाने के लिए। अगर मैं हेयर केयर में आगे जाऊं तो हमारे पास हेयर केयर में हेयर ऑयल है, स्पेशली लड़कियां हैं जो नहाने से पहले ऑयलिंग करती हैं बालों में, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरह के हेयर ऑयल हैं। नंबर 1 आंवला हेयर ऑयल, नंबर 2 भृंगराज ऑयल। भृंगराज हेयर ऑयल हमारा जब जिन लड़कियों के बाल टूटते हैं उसमें बहुत हेल्प करता है, बहुत अच्छा है, मेरी मॉम लगाती हैं। तीसरा ऑयल है हमारे पास
नारियल तेल यानी कि कोकोनट हेयर ऑयल। अब हम नहाने के बाद की बात करते हैं। कुछ लोग आप जानती हो कि नहाने के बाद टेल्कम पाउडर लगाना पसंद करते हैं बॉडी पर। तो उसमें हमारे पास दो तरह के टेल्कम पाउडर हैं। नंबर एक है फ्लोरल टेल्क पाउडर, ये आप देख रही हैं मैगजीन में, बिल्कुल। और दूसरा है ठंडा ठंडा पाउडर। ये तो सुना। हाँ, मतलब इसके हमारे और भी कॉम्पिटिटर हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, बट हमारा प्रोडक्ट उनसे बहुत बेटर है। जब तुम यूज करोगी तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा। नहाने के बाद हम सब लोग क्या करते हैं, हम ऑफिस के लिए तैयार होते हैं। तो जब हम ऑफिस के लिए तैयार होते हैं तो हमें डिफरेंट तरह की हम क्रीम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्रीम्स में भी बहुत अच्छी रेंज है। जैसे ये क्रीम जो आप देख रहे हैं, ये फेयरनेस क्रीम है, ये रोज डे क्रीम है, ये हल्दी चंदन क्रीम है जो थोड़ी एंटीसेप्टिक भी है। अच्छा। इसके अलावा हमारे पास वुमेन डियो भी है, ये आप देख रहे हैं ना, वुमेन डियो यानी लेडीज के लिए अलग से डियो है, डिओड्रेंट है, इसे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास क्रीम है, दिस जो आप देख रही हैं, दिस इज सनस्क्रीन SPF 30। ये सनस्क्रीन लोशन है। जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव रहती है, सनबर्न होने का खतरा रहता है, जो धूप में निकलते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें SPF 30 है। नहीं तो यूजुअली SPF कम होता है ज़्यादातर क्रीम्स। बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ का सनस्क्रीन लोशन है आरती। उसके बाद हम तैयार होके ऑफिस चले आते हैं आरती। अब जब हम ऑफिस से घर वापस आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी धूल मिट्टी पसीना अपने साथ लेके आते हैं। तो अगर हमें अपने चेहरे का ख्याल है तो हमें सबसे पहले घर आके हमारे फेस वॉश से अपना फेस क्लीन करना चाहिए और फेस का ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो हमारे चेहरे पे डेड स्किन होती है। डेड स्किन हटाने के लिए हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एप्रिकॉट स्क्रब, जो आप देख रही हैं। इसके अलावा 3 तरह के फेस वॉश आप देख ही रही हैं, पपाया फेस वॉश, विटामिन C फेस वॉश, नील एंड बेसल फेस वॉश, नीम और तुलसी का फेस वॉश है ये तीनों फेस वॉश कमाल के फेस वॉश हैं आरती। अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग फेस वॉश हैं। आपको कौन सा फेस वॉश सूट करेगा, इसलिए आप इसको ट्राई करके देख सकती हैं। जैसे मेरी वाइफ का जो फेवरेट फेस वॉश है वो है पपाया फेस वॉश, बहुत प्यारा और बहुत ही वंडरफुल फेस वॉश है। इसके अलावा हमारे पास ये है एंटी बैक्टीरियल फेस क्लींजर। तो हम चाहे कितना भी फेस वॉश से फेस को धो लें, मगर बाहर के जो गंदे बैक्टीरिया हैं हमारी स्किन के अंदर रह जाते हैं। तो एंटी बैक्टीरियल फेस क्लींजर आपकी जो त्वचा है उसको अंदर तक साफ करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। तो इससे ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको मुहासे हो जाते हैं, पिंपल हो जाते हैं। तो इट इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर दैम। इसके अलावा ऑरेंज पील ऑफ मास्क है, जब आप फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद आप मास्क लगा सकते हैं। रोज स्किन टोनर है। तो ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो आप जब घर पहुंच गए हैं तो आप अपने फेस के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख रही हैं कितनी अच्छी रेंज है हमारे पास प्रोडक्ट। घर आके जनरली लेडीज क्या करती हैं, घर आके आपको बड़े सारे घर के काम करने पड़ते हैं, जैसे कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना। तो इन सब एक्टिविटीज के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्ट रेंज है। अगर मैं कपड़े धोने की बात करूं तो हमारे पास 2 तरह के डिटर्जेंट पाउडर हैं। एक इकोनॉमिक डिटर्जेंट पाउडर है और एक थोड़ा प्रीमियम रेंज का है जो थोड़ा महंगा है। इकोनॉमिक रेंज का जो डिटर्जेंट पाउडर है उसका नाम है ऑक्सीडेज डिटर्जेंट पाउडर, जो आप देख रही हैं ये। और ये जो दूसरा आप देख रही हैं इसका नाम है ऑक्सीडेज माइक्रो वॉश। ये थोड़ा महंगा है और स्पेशली जिन लोगों के पास अच्छी किस्म की वॉशिंग मशीन है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं, कुछ लेडीज ऐसी होती हैं जिनको कपड़े डिटर्जेंट बार से धोने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये बहुत अच्छा डिटर्जेंट बार है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेज डिटर्जेंट बार, यानी साबुन की चक्की जिसे बोलते हैं। हाँ जी, मेरी मम्मी वो यूज करती है कपड़े धोने के लिए कभी कभार। हाँ, परफेक्ट। क्योंकि छोटे मोटे कपड़े धोने हो तो आप हमेशा मशीन नहीं लगा सकते, तो उसके लिए बहुत यूजफुल है। इसके अलावा बर्तन धोने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा डिश वॉशर है, लिक्विड डिश वॉशर। आज आप जानती हैं कि अब वो बार वाला ट्रेंड खत्म हो गया है। हाँ जी। बिकॉज लिक्विड हमेशा हाइजीनिक रहता है, आप जो ड्रॉप यूज कर रहे हैं बस वही यूज कर रहे हैं, लेकिन बार के ऊपर कई बार गंदगी लगी रह जाती है आप जो क्लीनिंग कर रहे हैं। तो आज कोई भी इसको प्रेफर नहीं करता है, बर्तन धोने की चक्की को प्रेफर नहीं करता है। ठीक कह रहे हैं। तो आज लिक्विड डिश वॉशर का ट्रेंड है। नेक्स्ट आ जाते हैं घर की फ्लोर की यानी घर के फर्श की क्लीनिंग के लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका नाम है डिसइंफेक्टेंट फ्लोर क्लीनर, जो आपके फर्श को क्लीन तो करता ही है, साथ में जो बीमारी के कीटाणु हैं उसको भी खत्म करता है। हमारे पास इसमें 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो है डिसइंफेक्टेंट फ्लोर क्लीनर और दूसरा है हमारा पाइन ऑयल नेचुरल फिनाइल।
ये हमारा एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसमें हमने कंसंट्रेटेड फिनाइल को यूज़ किया है और उसके साथ साथ उसमें कीटनाशक भी मिक्स किया है। तो इसमें ऑयल से आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये बहुत ही अच्छे से फर्श को क्लीन करता है, साथ में बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये हमारा यूएसपी प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट है। हमारी प्रोडक्ट रेंज आरती यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये तो हमारे डेली नीड की जो प्रोडक्ट है मैंने वो बताया। इसके अलावा हम लोग एग्रीकल्चर में भी बहुत स्पेशलाइज्ड हैं। हमारे पास हमारे गांव में रहने वाले किसान भाइयों के लिए भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट रेंज है, स्पेशली उनके लिए जो जैविक खेती करना चाहते हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं। तो किसानों के लिए जो हमारे पास प्रोडक्ट रेंज है उसमें ये 4 मेन प्रोडक्ट हैं, जिसमें ये है GC पाउडर, G डर्मा प्लस, G NPK यानी कि बायो फर्टिलाइजर एंड G सूडो प्लस। ये सारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो जो लोग जैविक खेती करते हैं उनके लिए हमारे प्रोडक्ट वरदान है। मैं आपको इन सब प्रोडक्ट के सैंपल भी ट्राई कराऊंगा आरती, जिसके बाद आपको इनकी क्वालिटी के बारे में खुद ही पता चल जाएगा। और प्राइस तुम इस कैटलॉग में देख ही रहे हो कि इन सभी प्रोडक्ट के प्राइस बहुत ही वाजिब हैं और हमारे कंपटीटर से या तो कम है या उनके बराबर है, मगर क्वालिटी उनसे बेहतर है। अगले भाग में आरती में आपको ये बताऊंगा कि हम इस कंपनी के साथ मिलकर कैसे बिजनेस कर सकते हैं और कैसे आपके घर और कार वाले सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आरती मैं अब आपको हमारा बिजनेस प्लान बताता हूँ, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ कैसे बिजनेस करेंगे और कैसे पैसे कमाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको हमारी कंपनी, हमारा प्रोडक्ट, हमारा बिजनेस प्लान पसंद आता है तो आप कंपनी में एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवेदन फॉर्म भरती हैं। उसके बाद यहाँ के लोकल सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं और अगर उन्हें सब ठीक लगता है तो वो कंपनी को आपके लिए रिकमेंडेशन भेजते हैं। जब कंपनी आपका आवेदन स्वीकार कर लेती है, आप कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर बन जाती है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना बिल्कुल फ्री है, इसके लिए तुम्हें कोई पैसे नहीं देने हैं। तो उसके बाद आप कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर स्टॉक खरीदने के लिए एंटाइटल हो जाते हैं, यानी आपको ये अधिकार मिल जाता है कि आप कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर सारे प्रोडक्ट खरीद सकती हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस को आप यूँ समझ लीजिए जैसे होलसेल प्राइस। आरती, हमारे यहाँ जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो 2 तरह की इनकम होती है। नंबर 1 रिटेल इनकम और नंबर 2 बोनस इनकम। इसे समझाने के लिए पहले मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। आरती, जो आप ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लिस्ट है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट उठाएं तो उस पर 3 वैल्यू होती है। पहली है MRP। MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, हिंदी में बोले तो अधिकतम खुदरा मूल्य। ये वो कीमत है जिस पर आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचते हैं। दूसरा DP यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। ये वो कीमत है जिस पर आप कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद प्रोडक्ट खरीदते हैं। और नेचुरली डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हमेशा MRP से नीचे होता है। ज़्यादातर प्रोडक्ट में इसके बीच में 15% का मार्जिन होता है, पर इसकी ये डिफरेंस जो है अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग होता है। तीसरा है IP यानी कि इंसेंटिव पॉइंट। ये पॉइंट हर प्रोडक्ट पर अंकित होते हैं। इसमें एक पॉइंट की वैल्यू 100 रुपये होती है और आपको मिलने वाली बोनस इनकम की कैलकुलेशन इसी पॉइंट्स पर होती है। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। हम डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट से एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं। इस प्रोडक्ट का नाम है कोकोनट ऑयल। आरती, बता सकते हैं इसकी कीमत कितनी है? 100 रुपये। 100 रुपये। ये एक्चुअली इसका MRP है, यानी ये वो कीमत है जिस पर आप कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेचेंगे। इस प्रोडक्ट का DP यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 85 रुपये है, यानी कंपनी से आपने ये प्रोडक्ट कितने का खरीदा? 85 रुपीज का। और आप इसे कस्टमर को कितने का बेचेंगी? 100 रुपये। 100 रुपये का। तो आपने कितना मुनाफा कमाया? 15 रुपये। 15 रुपये। तो ये जो 15 रुपये है ये आपकी रिटेल इनकम है। तो इसी प्रोडक्ट के आगे एक IP पॉइंट्स भी लिखे होंगे जिन्हें हम इंसेंटिव पॉइंट्स कहते हैं। मान लीजिए इस प्रोडक्ट का IP वैल्यू है 0.85। कितना? 0.85। को वैल्यू में कन्वर्ट करना है मुझे, तो मुझे इससे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं 0.85 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना है? 85। तो 85 रुपीज इसके इंसेंटिव पॉइंट वैल्यू है। तो अगर आपको किसी तरह का बोनस मिलना है तो इन 85 रुपीज पे कैलकुलेट होगा, ना कि 100 रुपये। परफेक्ट। तो अब हम आगे चलें। बिल्कुल।
चलो आरती, अब मैं आपको बिजनेस प्लान विस्तार से समझाता हूँ। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद आप अभी 0% लेवल पर हैं। अब अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनी से स्टॉक खरीदना पड़ेगा। अब स्टॉक खरीदने के बाद हम क्या करेंगे? ये स्टॉक खरीदने के बाद हम अपनी एक होम शॉप खोलेंगे। होम शॉप से मेरा क्या मतलब है? होम शॉप का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई जाकर दुकान खोलनी है। होम शॉप का सिर्फ ये मतलब है कि हमें अपना बिजनेस घर से करना है। इसके लिए हम आपके सभी फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करेंगे। हम आपके घर के हर मेंबर को ट्रेनिंग देंगे, उन्हें समझाएंगे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की कंप्लीट ट्रेनिंग देंगे। उन्हें हम ये सिखाएंगे कि प्रोडक्ट को बेचा कैसे जाता है। उन्हें हम ये सिखाएंगे हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, कैसे लोगों को अप्रोच किया जाता है प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो ये सारी ट्रेनिंग आपके सारे फैमिली मेंबर्स को दी जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आरती, हम बहुत छोटे से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए आपने सिर्फ 10,000 रुपए का स्टॉक डाला जिसका कुल आईपी वैल्यू 40 आईपी है। अब आपका लक्ष्य है कि आपको एक महीने में 10,000 रुपए का स्टॉक बेचना है। क्या लगता है आपको आरती, क्या आप 10,000 रुपए का स्टॉक बेच पाएंगे? कह नहीं सकती। आरती, जब मैं आया था मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर यकीन मानो ये बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ 20 ऐसे परिवारों की लिस्ट बना लो जिन्हें आप अच्छे से जानते हो। मैंने आपको बताया था हमारे प्रोडक्ट कौन से हैं जो सुबह से लेकर शाम तक यूज होते हैं जी। क्या हम हर महीने एक परिवार को 500 रुपए का सामान बेच सकते हैं? हाँ। बेच सकते हैं। हाँ। तो अगर आप 20 परिवारों को 500 रुपए का सामान बेचेंगे तो 10,000 का माल आसानी से बिक जाएगा। मेरी खुद की होम शॉप में मैं महीने में 25,000 रुपए का माल बेचता हूँ, जबकि मुझे अभी यहाँ ज्वाइन किए मुश्किल से 3 महीने हुए हैं। अब आपको क्या लगता है आरती, क्या एक होम शॉप से 10,000 का माल हर महीने बेचा जा सकता है? हाँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर पाऊंगी। और अगर बेचा जा सकता है और अगर आप ऐसा करती हैं तो आप 10,000 का 15% यानी लगभग 1,500 रुपए रिटेल इनकम हर महीने कमाएंगे आरती। इसके अलावा आप हर महीने अपने घर के लिए जो सामान खरीदते हैं वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलेगा, तो वो भी एक बड़ी बचत है। अब अगला सवाल ये है कि क्या हम केवल 1,500 रुपए कमाने के लिए आए हैं? नहीं। क्या उससे आपके सपने पूरे हो जाएंगे? आपकी कार, आपका घर? नहीं, मुझे लगता है उससे ज्यादा की जरूरत है। यस। तो हमारे बिजनेस में पैसा कमाने और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की अपार संभावना है। अब मैं आगे बताता हूँ कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है पैसा कमाने की। मैंने आपको बताया था कि 2 तरह की इनकम है, रिटेल इनकम और बोनस इनकम। तो रिटेल इनकम मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बोनस इनकम एक्सप्लेन करूंगा। असली इनकम बोनस इनकम में छिपी है। आरती, जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेती हैं तो कंपनी में आपका बोनस प्रतिशत लेवल 0% होता है। लेकिन जब आप कंपनी से 40 आईपी का स्टॉक खरीद लेती हैं तो कंपनी आपको 2 फायदे देती है। पहला फायदा, आपका बोनस प्रतिशत लेवल 0% से बढ़ाकर 10% कर देती है, यानी कि आपका प्रमोशन हो जाता है। और आपको कॉरल डिस्ट्रीब्यूटर टाइटल से सम्मानित करती है, यानी अब आपको सीडी बुलाया जाएगा। अब आपको इस लेवल पर रिटेल इनकम के अलावा बोनस इनकम भी मिलेगी। दूसरा फायदा, कंपनी आपको यह अधिकार दे देती है कि आप चाहें तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हैं, यानी कि आप अपने आगे अपनी पर्सनल होम शॉप की फ्रेंचाइजी खोल सकती हैं, जिन्हें हम डाउनलाइन होम शॉप यानी कि डीएचएस कहते हैं। अब आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा और उससे कैसे आपकी कमाई बढ़ेगी, इसकी बात करते हैं। चलिए आरती, अब आपकी होम शॉप की आगे फ्रेंचाइजी खोलते हैं, देखते हैं कैसे होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सबसे पहले कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी होगी जिन्हें आप अच्छे से जानती हैं। क्या आप 100 लोगों को जानती हैं? नहीं। मुझे मालूम था तुम यही आंसर करोगी। आरती, यकीन मानो, आप 100 नहीं, आप 500 से ज्यादा लोगों को जानती हैं। अगर मैं आपसे बोलूं आपके घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन है और उसके लिए गेस्ट की लिस्ट बनाओ, कितने लोगों की लिस्ट बनाओगी? 200-250। 200-250 की बना लोगी? मैं आपको सिर्फ 100 लोगों की लिस्ट कह रहा हूँ, बन जाएगी? हाँ, उस तरह से तो बन जाएगा। यस। तो आपको कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और हम उसमें से 20 से 30 लोग आपसे छटवाएंगे। ये 20 से 30 लोग वो होंगे जो बहुत मेहनती हों, ईमानदार हों, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हों, जो पैसा कमाना चाहते हों, जिनके कुछ सपने हों
जो थोड़े पारिवारिक हों, जिन्हें समाज में बहुत अच्छी दृष्टि से देखा जाता हो, जिनमें सीखने की ललक हो। सबसे महत्वपूर्ण, जिनके साथ आप काम करना पसंद करते हो। यानी अगर आपको अपने लिए 4 पार्टनर चूज करने हो तो उनमें कौन से गुण होने चाहिए वो आपको तय करने हैं। उस आधार पर हम 20 से 30 लोगों की लिस्ट आपसे छुटवाते हैं। अब अगला सवाल है कि तुम्हें करना क्या है। क्या आपको इन लोगों को घर घर जाकर ये समझाना है कि आपकी होम शॉप की फ्रेंचाइजी खोल लो, या फिर आपको इन्हें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देनी है, या फिर आपको इन्हें सिखाना है कि प्रोडक्ट कैसे बेचे जाते हैं? यकीन मानो तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल सिस्टम है जिसे हम GIG सिस्टम कहते हैं। इसमें G का मतलब है गेस्ट, I का मतलब है इंट्रोड्यूसर यानी कि परिचय करता, और G का मतलब है गैलवे यानी कि हमारी कंपनी। जब आप CD बन जाते हैं तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोड्यूसर यानी परिचय करता का है। आपको अपने इन 20-30 लोगों को एक एक करके गेस्ट बनाकर हमारी कंपनी में इंट्रोड्यूस करना है। जैसे आज आपको सरबजीत गेस्ट बनाकर यहां लाए, उसके बाद सब कुछ गैलवे करेगी। हम ही आपके गेस्ट को बिजनेस प्लान दिखाएंगे, हम ही उसे प्रोडक्ट समझाएंगे, हम ही उसकी काउंसलिंग करेंगे, हम ही उसके सारे सवालों का जवाब देंगे। अगर आप आज ध्यान से सोचें, सरबजीत तुम्हें यहाँ लेके आया, क्या उसने सुबह से शाम तक तुम्हें कुछ समझाया? नहीं। कुछ एक्सप्लेन किया? नहीं। उसका काम सिर्फ परिचय करता यानी एक इंट्रोड्यूसर का था, और तुम्हारा भी यही काम होगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, इन 30 लोगों को एक एक करके कंपनी में गेस्ट बनाकर लाना है, जैसे आज सरबजीत बनाकर लाया। क्या ये काम मुश्किल है? नहीं। ये आप कर पाएंगे? बिल्कुल कर। तो आरती, एक तरफ आपकी खुद की होम शॉप में आपका परिवार अपनी होम शॉप के प्रोडक्ट बेचकर रिटेल मुनाफा कमा रहा है, दूसरी तरफ आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकती हैं। मान लीजिए आप जनवरी महीने में 10% लेवल पर आ गए हैं और हर महीने आपकी पर्सनल होम शॉप 10,000 रुपए की सेल और 40 IP की टर्नओवर करती है। फरवरी में आपने 20 गेस्ट को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें से आपके 4 दोस्तों को ये बिजनेस पसंद आया और उन्होंने भी आप ही की तरह कंपनी के प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर होम शॉप खोल ली। इन चारों होम शॉप को हम आपकी डाउनलाइन होम शॉप यानी कि DHS कहते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल हकीकत में हर होम शॉप अलग अलग बिजनेस करती है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये सारी होम शॉप भी हर महीने 10,000 रुपए की सेल करेंगी और 40 IP का टर्नओवर करेंगी। इस अजम्पशन पर अब देखते हैं कि फरवरी महीने में आप क्या कमाएंगे। आप हमारे यहाँ 3 तरह की इनकम कमाते हैं। पहली, आपको अपनी पर्सनल होम शॉप से मिलने वाली रिटेल इनकम। दूसरी, आपको अपनी पर्सनल होम शॉप से मिलने वाली बोनस इनकम। और तीसरी, आपको अपनी डाउनलाइन होम शॉप से मिलने वाली बोनस इनकम। तीनों इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल होम शॉप पर मिलने वाली रिटेल इनकम। आरती, मान लेते हैं कि फरवरी के महीने में आपकी होम शॉप ने 10,000 रुपए की सेल की है। एक अनुमान के अनुसार रिटेल इनकम लगभग आपके MRP का 15% होती है, यानी 10,000 का 15% हो गया लगभग 1,500 रुपए। तो आप 10,000 का माल बेचकर अपनी होम शॉप से लगभग 1,500 रुपए बतौर रिटेल इनकम कमाते हैं। अब मैं आता हूं आपकी पर्सनल होम शॉप पर आने वाली बोनस इनकम। मैंने आपको बताया था कि बोनस इनकम हमेशा हम IP वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। फरवरी में आपने कंपनी से कितने IP का स्टॉक परचेज किया था? 40 IP का। अब इस 40 IP की अगर मैं वैल्यू निकालनी है तो कितनी हुई? 40 IP इंटू 100, 4,000 यानी कि 4,000 रुपए। आपका प्रतिशत लेवल क्या है? 10%। तो आपको 4,000 का 10% यानी कि 400 रुपए बतौर बोनस कमीशन मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने अभी तक 2 तरह की इनकम अर्न की, 1,500 रुपए रिटेल इनकम एंड 400 रुपए अपनी पर्सनल होम शॉप पर मिलने वाली बोनस इनकम। अब हम तीसरी इनकम की बात करते हैं, यानी कि आपकी डाउनलाइन होम शॉप से मिलने वाली बोनस इनकम। इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो आपकी डायरेक्ट डाउनलाइन होम शॉप है
वो कितने प्रतिशत लेवल पर हैं। फिर ये देखिए कि आपका प्रतिशत लेवल क्या है। फिर अपने प्रतिशत लेवल में से उनका प्रतिशत लेवल को घटा दीजिए। जो डिफरेंस आता है उतना प्रतिशत बोनस आप उनकी कुल टर्नओवर पर लेंगे। ये कैसे होगा समझते हैं। जैसे आपकी डाउनलाइन DHS1, DHS2, DHS3, DHS4 ये सब 0% पर हैं, क्योंकि इन्होंने फरवरी में ही होम शॉप खोली है। जबकि आप CD बन गए हैं और आपका प्रतिशत लेवल 10 है, तो आपका रेजिडुअल प्रतिशत हुआ 10% माइनस 0% इक्वल टू 10%। अब आपकी डाउनलाइन होम शॉप की कुल IP टर्नओवर कितनी हुई? 40 IP गुणा में 4 यानी कि 160 IP। और कुल IP वैल्यू कितना हुआ? 160 गुणा में 100 यानी कि 16,000 रुपए। अब आपकी DHS बोनस कमीशन हुई 16,000 का 10% यानी कि 1,600 रुपए। अब आपकी कुल फरवरी माह की इनकम क्या हुई? 1,500 रिटेल इनकम, 400 रुपए पर्सनल होम शॉप का बोनस इनकम प्लस 1,600 रुपए डाउनलाइन होम शॉप का बोनस इनकम, यानी कि कुल हुआ 3,500 रुपए। तो फरवरी महीने की आपकी कुल इनकम आरती कितनी हुई? 3,500। एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, हमें हर महीने ये देखना है कि हमारी और हमारी डाउनलाइन होम शॉप की मिलाकर कुल टर्नओवर क्या हुई, क्योंकि उससे हमारा प्रमोशन लेवल भी तय होता है। तो आरती क्या आप बता सकते हो कि फरवरी के महीने में हमारी सारी होम शॉप की कुल टर्नओवर क्या हुई? इसे कैलकुलेट करना बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ ये कैलकुलेट कीजिए हमारी टोटल होम शॉप्स कितनी है। एक आपकी और 4 आपकी डाउनलाइन में, कुल कितनी होम शॉप हुई? 5। परफेक्ट। अब 5 होम शॉप को आप 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हर होम शॉप ने 40 IP की टर्नओवर की है, तो कुल IP टर्नओवर कितनी हुई? 200 IP। परफेक्ट। अब आरती, जब आप और आपकी डाउनलाइन होम शॉप मिलकर जिस महीने 160 IP या उससे ज्यादा की टर्नओवर करते हैं, तो उससे अगले महीने आपका प्रमोशन हो जाता है और आपका प्रतिशत लेवल 10% से बढ़कर 15% हो जाता है। कंपनी आपको पर डिस्ट्रीब्यूटर टाइटल से सम्मानित करती है। अब फरवरी महीने में आपने कुल कितने IP की टर्नओवर की है? 200 IP की टर्नओवर की है, जो कि 160 IP से ज्यादा है। इसलिए मार्च के महीने में आपका प्रतिशत लेवल 10 से बढ़कर 15 हो गया। कांग्रेट्स, आप PD बन गई है। अब हम एक बार मार्च की कैलकुलेशन भी देखते हैं कि मार्च में क्या होगा और आप कितने पैसे कमाएंगे। अब आपने जिन लोगों को ये बिजनेस शुरू करवाया था, वो भी खाली एक होम शॉप चलाकर रिटेल मुनाफे के लिए यहाँ नहीं आए। वो भी वही करेंगे जो आपने किया, वो भी बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, वो भी आप ही की तरह लिस्ट बनाएंगे, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को यहाँ लेके आएंगे, वो भी अपने नीचे डाउनलाइन होम शॉप यानी DHS खुलवाएंगे। मान लेते हैं इन सब ने मार्च के महीने में 4-4 नहीं पर औसतन 3-3 होम शॉप अपने आगे खुलवाई, यानी मार्च के महीने में कुल आपके नीचे 12 नई होम शॉप खुली। अब एक आपकी अपनी, 4 पुरानी और 12 नई होम शॉप, यानी कुल मिला के मार्च के महीने में आपके नीचे 17 होम शॉप चल रही हैं। अगर ये सारी होम शॉप भी हर महीने 10,000 की सेल और 40 IP की टर्नओवर कर रही हैं, जो कि एक कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक अनुमान है, तो देखते हैं आपने मार्च में क्या कमाया। सबसे पहले आपकी पर्सनल होम शॉप से होने वाली रिटेल इनकम वो वही है 1,500 रुपए। उसके बाद आपकी पर्सनल होम शॉप से होने वाली बोनस इनकम। आपकी होम शॉप की कुल IP टर्नओवर कितनी है? 40 IP into 100 यानी कि 4,000। फरवरी महीने में आप 10% लेवल पर थे, लेकिन मार्च के महीने में अब आप 15% लेवल पर हैं, इसलिए आपको अपनी होम शॉप पर होने वाली IP टर्नओवर का 15% बतौर बोनस कमीशन मिलेगा, यानी 4,000 का 15% यानी कि 600 रुपए। तो रिटेल इनकम हुई 1,500 और अपनी होम शॉप पे होने वाली बोनस इनकम हुई 600 रुपए। अब बात करते हैं डाउनलाइन होम शॉप से होने वाली इनकम। तो आपकी डाउनलाइन में DHS1, DHS2, DHS3, DHS4 इनका प्रतिशत लेवल मार्च में 10% हो गया, क्योंकि फरवरी में इनको भी प्रमोशन मिल गया। और आपका खुद का प्रतिशत लेवल क्या है? 15%। और आपका आपकी डाउनलाइन से प्रतिशत लेवल का डिफरेंस क्या हुआ? 15% माइनस 10% यानी कि 5%। तो आपको आपकी डाउनलाइन में होने वाली कुल IP टर्नओवर का 5% बतौर बोनस कमीशन मिलेगा। तो आपकी डाउनलाइन में टोटल कितनी होम शॉप है? 4 पुरानी और 12 नई, यानी कि 16 होम शॉप।
अगर अब ये सभी होम शॉप 40 आईपी की टर्नओवर कर रही हैं तो कुल कितना आईपी टर्नओवर हुआ आपके नीचे? 16 इंटू 40, 640 आईपी। इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हुआ? 64,000 रुपए। अब 64,000 का 5% आपको बतौर कमीशन मिलेगा, जो कि होता है 3200 रुपए। तो मार्च के महीने में आरती आपकी जो कुल इनकम हुई वो कितनी हुई? 1500 रुपए रिटेल इनकम, 600 रुपए आपकी पर्सनल होम शॉप से बोनस इनकम, प्लस 3200 रुपए आपकी डाउनलाइन होम शॉप से बोनस इनकम। मैं इन तीनों को टोटल करूं तो ये टोटल होके होता है 5300। फरवरी में आपकी इनकम थी 3500 और मार्च में हो गई 5300, यानी लगभग आपकी इनकम में 50% की ग्रोथ है। अब हम ये भी कैलकुलेट करते हैं कि मार्च के महीने में आपकी और आपकी डाउनलाइन होम शॉप ने मिलकर कुल कितनी आईपी टर्नओवर की, क्योंकि मैंने याद रखिए मैंने बताया था कि ये आपका प्रमोशन तय करती है। आपकी खुद की होम शॉप 1, 4 होम शॉप आपकी फरवरी में, 12 होम शॉप आपकी मार्च में, तो कुल 17 होम शॉप आपकी हो गई। अब मैं 17 होम शॉप को 40 से मल्टीप्लाई करूं तो ये होता है 680, यानी आपकी और आपकी डाउनलाइन होम शॉप को मिलाकर आपने मार्च के महीने में कुल 680 आईपी की टर्नओवर की है। जब आप और आपकी डाउनलाइन होम शॉप मिलकर किसी एक कैलेंडर माह में 600 या उससे ज्यादा आईपी की टर्नओवर करते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है और कंपनी आपको 15% से 20% का लेवल दे देती है और एमराल्ड डिस्ट्रीब्यूटर टाइटल से सम्मानित करती है। और आरती इस तरीके से आपका बिजनेस एक्सपैंड होता रहता है, आपकी डाउनलाइन में होम शॉप की संख्या बढ़ती रहती है, आपकी बिजनेस टर्नओवर बढ़ती रहती है, उसकी वजह से आपका प्रमोशन होता रहता है। आप 20% से 25% पर जाते हैं, 25 से 34% पे जाते हैं, फिर 34 से 48% पे जाते हैं, फिर 48% से 54% तक जाते हैं। हमारी कंपनी कुल 54% तक बांटती है और जब तक आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हैं तो आपका इनकम लेवल इतना बढ़ जाता है कि जहां आपके सपने पूरे हो पाते हैं, यानी कि आप अपना घर, अपनी कार खरीद पाते हैं। तो आरती ये हमारे बिजनेस प्लान की एक संक्षेप जानकारी थी जिसमें मेरा मुख्य मकसद था तुम्हें ये समझाना कि हमारे बिजनेस प्लान में कैलकुलेशन कैसे चलती है। अगर तुम ये समझना चाहती हो कि प्रैक्टिकली ये बिजनेस प्लान कैसे काम करता है तो उसके लिए हम दोबारा बैठ सकते हैं। दोस्तों, मैंने अभी आरती को बिजनेस प्लान दिया है। अब मैं उसे बताना चाहता हूं कि जो बिजनेस प्लान उसने समझा है वो काम करता है और वो प्रैक्टिकली मुमकिन है। इसके लिए मुझे उसे ऐसे लोगों के उदाहरण देने होंगे जिन्होंने इस प्लान पे काम करके पैसा कमाया है और अपने सपनों को पूरा किया है। अब 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन ये है कि हम आरती की काउंसलिंग सेमिनार के बाद ऑफिस में कर रहे हैं, या दूसरी सिचुएशन है कि हम आरती की काउंसलिंग ऑफिस के बाहर 1-to-1 किसी कॉफी शॉप में या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर पर कर रहे हैं। अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर के घर पर कर रहे हैं तो उस समय हमारे पास टूल्स होने चाहिए, जैसे हमारे पास डीवीडी होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर मैगजीन होनी चाहिए। इस मैगजीन में कंपनी के कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर की कहानी होनी चाहिए, उनके फोटोग्राफ होने चाहिए, ताकि हम आरती को उनके बारे में बता पाएं और आरती बिजनेस प्लान को उनकी कामयाबी के साथ रिलेट कर पाए। दूसरी ओर अगर हम ऑफिस में सेमिनार के बाद आरती की काउंसलिंग कर रहे हैं तो मुझे अब आरती को क्लोज करना चाहिए नेक्स्ट सेशन के लिए, जिसे हम कहते हैं शेयरिंग सेशन। शेयरिंग सेशन जिसमें कामयाब डिस्ट्रीब्यूटर अपने अनुभव लाइव शेयर करते हैं। जब आरती उनके अनुभव सुनेगी तो वो इस बात को रिलेट कर पाएगी कि ये बिजनेस प्लान काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि मैं आरती की क्लोजिंग कैसे करता हूं शेयरिंग सेशन के लिए। तो आरती जी, क्या आपको बिजनेस प्लान अच्छे से समझ में आया? जी हाँ, काफ़ी हद तक समझ आ गया। बस मन में अब यही सोच रही होगी कि जो कागज पर मैंने इतने सारे होम शॉप खोल के दिखा दी हैं, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आपने तो मेरे दिल की बात कह दी, मेरे दिल में यही बात चल रही है। ये तुम्हारे दिल की बात नहीं आती है, सबके दिल की बात होती है। जब मैं पहली बार आया था तो मैं भी यही बैठा सोच रहा था कि कागज पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इतनी सारी होम शॉप भाई साहब जी ने खोल दी है, पर क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? तो आरती में तुम्हें यही कहना चाहूंगा कि ये 100% मुमकिन है। बस इसके लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। पहला, सीखने की प्रबल इच्छा, वो है तुम्हें? जी बिल्कुल है। और दूसरा, अपने सपनों के लिए खूब सारी मेहनत कर पाएंगे आप? उसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। परफेक्ट।
तो मैंने जो तुम्हें बताया ये सिर्फ ट्रेलर है आरती। जब तुम अपना मन बना लोगे और हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म साइन करोगे तो हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसको सीखने के बाद आपको लगेगा कि ये बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन फिर भी तुम्हारे मन के संशय को दूर करने के लिए मैं तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से मिलवाता हूँ जो तुम्हारे और मेरे जैसे हैं। उन्होंने भी हमारी ही तरह आके इस कंपनी में कभी प्रेजेंटेशन देखी थी और उसके बाद अपना मन बना के यहाँ काम शुरू किया था। आज वो बहुत सक्सेसफुल है।